हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शहजाद अख्तर और आज आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के एक चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है मैंने इस बोर्ड पे जितना अट सकने वाला है मैंने लिख दिया है। बारी बारी से मैं इन कॉन्सेप्ट का जिक्र करूँगा। मुझे यकीन है अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसको रटना पड़े, है ना। तो आइए बिना वक्त गवाए इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, व्हाट आर माइक्रोब्स। ठीक है, तो हम लोग को पता है, छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि वे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, वे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं उन्हें सूक्ष्मजीव या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, फिर बात आता है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बोलेंगे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, etc। ठीक है, ये सब क्या है, तो सूक्ष्मजीव मतलब कि माइक्रोब्स के एग्जाम्पल है। तो हम लोग को पता है कि हमारे पूरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनको 5 किंगडम में बांटा गया है। पहला होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, तो फिर सवाल उठता है कि सर किन किन किंगडम के जो जीव होते हैं उनको माइक्रोब्स के अंतर्गत रख सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे किंगडम है जिसमें माइक्रोब्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा के सभी जीव, यहाँ पर जो छूट गया है, मोनेरा और प्रोटिस्टा के सभी जीव माइक्रोब्स होते हैं, जबकि फंगी के कुछ जीव माइक्रोब्स होते हैं और कुछ जीव माइक्रोब्स नहीं होते हैं। क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि सर माइक्रोब्स का हैबिटेट क्या है, मतलब माइक्रोब्स रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो देखिएगा माइक्रोब्स लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, है ना, हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, एयर, वाटर, सॉइल, यहाँ तक कि ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल एंड इनसाइड द एनिमल, है ना, हमारे शरीर के सतह पर भी पाए जाते हैं और शरीर के सतह के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा माइक्रोब्स वहाँ भी पाए जाते हैं जहाँ आम जीवन संभव नहीं है, यानी माइक्रोब्स उस जगह पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर आम जीवन संभव नहीं है। तो कहाँ पर संभव नहीं है, इनसाइड द लेयर ऑफ स्नो, मतलब बर्फ के लेयर के नीचे जहाँ पे आम जिंदगी संभव नहीं है वहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इन द थर्मल वेंट्स, यानी कि समुद्र में ना कहीं कहीं का तापमान बहुत हाई होता है, उसका वजह होता है ज़मीन के अंदर का जो मैग्मा होता है वहाँ से काफ़ी करीब होता है, वहाँ के टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वहाँ पर भी माइक्रोब्स को देखा गया है। मतलब माइक्रोब्स इन द थर्मल वेंट्स, जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इन हाई एसिडिक मीडियम, मतलब कि उच्च अम्लीय माध्यम में जहाँ पे अम्ल ज़्यादा होता है वहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, है ना। अब देखिएगा, वैसे तो माइक्रोब्स को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब माइक्रोब्स को कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है, कल्चर मीडियम का मतलब हुआ कि जब माइक्रोब्स को ऐसे मीडियम जहाँ पे उनको जीवित रहने के लिए हर एक चीज़ मुहैया कराया जाता है वहाँ पे रखते हैं, तो माइक्रोब्स अपना संख्या बढ़ा करके कॉलोनी का निर्माण करते हैं। मतलब माइक्रोब्स अपना संख्या बढ़ा करके ग्रुप का निर्माण करते हैं और उस ग्रुप को कहते हैं कॉलोनी। और हम लोग कॉलोनी को अपने नग्न आंखों से देख पाएंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, हम जितने भी कंटेंट लिख रहे हैं वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो इस चैप्टर के 2nd पेज पे मतलब कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखाया गया है ना, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब माइक्रोब्स को कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है तो वे अपना संख्या बढ़ाकर समूह बना लेते हैं, जिसे कॉलोनी कहा जाता है, और इन कॉलोनी को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है ना साइज के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। सो हम कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज।
साइज के आधार पे बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है कोकस। कैसे बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं? तो जिनका शेप होना राउंड, यानी राउंड से बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। राउंड से बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। अब कोकस को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस किसे कहते हैं? तो जो लिनियर रहते हैं। स्टेफाइलोकोकस किसे कहते हैं? जो ग्रुप में रहते हैं। हालांकि इतना डीप में आप लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल ये याद रखिए कि राउंड से बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिससे हम लोगों को न्यूमोनिया नामक रोग होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, है ना। बैसिलस, बैसिलस लिखिएगा। रॉड से बैक्टीरिया को बैसिलस कहा जाता है। फिर हम लोग कहेंगे रॉड से बैक्टीरिया को बैसिलस, जैसे कि हम कह सकते हैं ये क्या, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो दही में पाया जाता है ना। फिर हम बात करें विब्रियो, कोमा सेफ, देखिएगा इस तरह के कोमा सेफ बैक्टीरिया को हम लोग विब्रियो कहते हैं। जैसे विब्रियो कोलाई, है ना। विब्रियो कोलाई से हम लोगों को कोलेरा नामक रोग हो जाता है, विब्रियो कोलाई से। फिर हम बात करें स्पाइरलम, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप का होता है, जैसे कि ऐसे स्पाइरल शेप का होता है। जो आप लोग नोटबुक यूज करते हैं वो कहते हैं आप लोग रिंग वाला कॉपी है, वो रिंग वाला कॉपी नहीं, उसका नाम है स्पाइरल कॉपी। जो रिंग की तरह दिखाई देता है आप लोगों को, उसको स्पाइरल कहते हैं, है ना। तो जो उस आकार के बैक्टीरिया होते हैं उसको बोलते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वे ना 2 तरह के हो सकते हैं। किसके आधार पे कि कौन नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको हार्मफुल कहते हैं। और ऐसे हम लोग बहुत से माइक्रोब्स के बारे में पढ़े हैं जो हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े थे कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स है जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग को उत्पन्न कर रहा था। जैसे हम बात करें टाइफाइड, तो टाइफाइड को उत्पन्न करने वाला माइक्रोब्स का नाम था सल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया था। फिर हम बात करें कोलेरा, तो अभी हम बताएं कि विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से हम लोग को क्या होता है, कोलेरा नामक रोग होता है ना, विब्रियो कोलेरी से, ठीक है। फिर हम बात करें ऐसे क्या बोलते हैं इसको, हाथी पाँव इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंटासिस। तो एलिफेंटासिस को उत्पन्न करने वाला माइक्रोब्स तो वो नहीं है, उसको हम कहते हैं पुचरेरिया ब्रैंकोफ्टी, है ना। ऐसे ही हम बात करें न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया हमारे अंदर एक बैक्टीरिया से होता है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यानी कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। जैसे हम लोग कह लें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके अलावा सल्मोनेला टाइफी, जिसके चलते हमारे अंदर टाइफाइड होता है ना। तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होता है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। आप लोग सोचेंगे सर ऐसा कहाँ होता है, तो हाँ, कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो हमारे लिए बेहतर होते हैं, हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इस चैप्टर में हम उन्हीं माइक्रोब्स के बारे में जिक्र कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम है उसका नाम ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण में माइक्रो माने सूक्ष्मजीव, है ना। मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका, उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आइए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट शुरुआत करते हैं। मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड मतलब घरेलू प्रोडक्ट ऐसे कौन कौन से है जिसका उत्पादन, जिसका निर्माण माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्ड मीन्स दही के बारे में, है ना। दही कैसे बनता है, तो आप लोग कहेंगे कि दही सामान्य सी बात है, जब दूध में दही को डाल देते हैं तो फिर वो पूरा दूध दही में तब्दील हो जाता है, बन जाता है ना। तो आइए इसको स्टेप वाइज समझते हैं। कर्ड बनाने में जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, कर्ड यानी दही बनाने में, हम इसको लिख रखे हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे ना तो इसका नोट्स मैं बना रखा हूँ, या फिर इसी पूरे स्क्रीनशॉट को आपको शेयर भी कर सकता हूँ। तो इसको हम बता देते हैं। कर्ड बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, या उसका एक और नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कर्ड बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। सबसे पहले हल्का गुनगुना दूध में क्या करते हैं, हल्का गुनगुना दूध में क्या करते हैं,
हल्का सा दही डालते हैं, उस दही को बोलते हैं इनोकुलम या फिर स्टार्टर। उस दही को बोलते हैं इनोकुलम या फिर स्टार्टर, है ना। अब क्या होता है, इनोकुलम में ना जो दही हम डालते हैं इनोकुलम, उसमें ना लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पहले से रहता है, क्योंकि दही में पाया जाता है। तो इनोकुलम में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है जो उचित तापमान पाकर अपना संख्या बढ़ाते हैं, और संख्या बढ़ा करके लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं, है ना। फिर से सुनिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल्का गुनगुने दूध में हल्का सा दही डालते हैं, गुनगुने दूध में हल्का सा दही डालते हैं, जिसको इनोकुलम या स्टार्टर कहते हैं, ठीक है। इनोकुलम में मौजूद लैक्टोबैसिलस उचित तापमान पा करके अपना संख्या बढ़ाते हैं और लैक्टिक एसिड नाम के माने एक एसिड होता है उसको निर्माण करते हैं। लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध में मौजूद मिल्क प्रोटीन यानी दूध में मौजूद प्रोटीन जिसका नाम है कैसीन, उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब आंशिक रूप से पचा देते हैं, और आंशिक रूप से पचाकर उसको कोगुलेट कर देते हैं, मतलब कि उसको जमा देते हैं, है ना। यानी क्या हुआ, लैक्टोबैसिलस अपना संख्या बढ़ाया और संख्या बढ़ा करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया। लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करके कोगुलेट कर दिया, मतलब उसको जमा दिया, है ना। यहीं तक नहीं, उसके अलावा लैक्टोबैसिलस क्या करता है, उस मिल्क में, उस कर्ड में विटामिन B12 को इंक्रीज कर देता है, विटामिन B12 को जोड़ देता है, जिससे दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है ना। वही बात लिखी है, इनोकुलम में मौजूद लैक्टोबैसिलस उचित तापमान पाकर अपना संख्या बढ़ाते हैं तथा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टिक एसिड मिल्क में मौजूद प्रोटीन को, जिसको कैसीन कहते हैं, वो पार्शियली डाइजेस्ट कर कोगुलेट कर देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड में विटामिन B12 की मात्रा को जोड़ देते हैं, जिससे कर्ड का न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। फिर हम बात करें कि कर्ड में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे स्टमक में पाए जाने वाले डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को नष्ट कर देते हैं। मतलब जो ये बैक्टीरिया है, जब इसको खाते हैं हमारे स्टमक में जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट कर देता है ना। तो कितना बेहतर है ये, देखिए। अगर हम कहें कि विच इज बेटर, मिल्क और कर्ड, कौन बेहतर है, तो देखिए हम देखें ना, थोड़ा सा तुलना करें तो देखिएगा, मिल्क प्रोटीन इसमें नॉट डाइजेस्टेड होता है, मतलब पचा हुआ नहीं रहता है, लेकिन कर्ड जो है ना, कर्ड में जो प्रोटीन होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड रहता है, माने आंशिक रूप से उसका प्रोटीन पचा रहता है ना। तो अगर किसी इंसान को दूध नहीं पच रहा है तो वो दही खा सकते हैं, दही उनको पच सकता है, क्योंकि दही में ना जो प्रोटीन होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। फिर कह सकते हैं कि इसमें जो है ना विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, मिल्क में विटामिन B12 नहीं या फिर कम पाया जाता है कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 हमें मिलता है। और मिल्क में कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता है जो कि पैथोजन के विरुद्ध यानी कि माइक्रोब्स के विरुद्ध लड़े, हमारे स्टोमक में जो हार्मफुल माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनसे लड़े, एंड डू नॉट फाइट अगेंस्ट पैथोजन, है ना। लेकिन यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, पैथोजन के अगेंस्ट लड़ता है ना। तो ये तो हो गया दही के बारे में कि दही कैसे बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई इडली डोसा एक खाद्य सामग्री है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं कि सारे के सारे कंटेंट आ रहे कि नहीं, थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं। हल्का सा गड़बड़ लग रहा है और थोड़ा सा हम इसको लाइटिंग को हटा करके इधर कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे, है ना। सॉरी ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हल्का सा इडली डोसा के बारे में। देखिए इडली डोसा कैसे तैयार किया जाता है। हालांकि चावल और दाल के बारे में नहीं दिया, लेकिन मैंने सर्च किया तो मुझे मालूम चला कि चावल और दाल के गुथा हुआ आटा को जब
बैक्टीरिया से फर्मेंट करते हैं, यानी कि जब उसमें बैक्टीरिया जाता है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फर्मेंट करता है। फर्मेंट का मतलब होता है किण्वन, है ना। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो इथेनॉल और CO2 बनता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। यानी जब आटा और चावल, दाल और चावल को गुथ देते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारे आसपास ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसमें प्रवेश करके उसको फर्मेंट कर देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रवेश करके उसको फर्मेंट कर देते हैं। और जब फर्मेंट करते हैं तो वहाँ पे इथेनॉल और CO2 बनता है। और CO2 बनने की वजह से क्या होता है, जो आटा गूथा हुआ रहता है ना उसके आयतन को इंक्रीज कर देते हैं, उसके जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और यही नहीं, उसके अलावा क्या करते हैं, ये जो आटा होता है उसके क्या बोलते हैं, सॉफ्ट करते हैं और उसको स्वादिष्ट बना देते हैं, जिसको हम आम बोलचाल के भाषा में हमारे घर में बोलते हैं खमीरी आटा, है ना। तो मतलब कि इडली डोसा बनाने के लिए पहले आटा को गूंथ दिया तो उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारे आसपास के कुछ माने यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग, हालांकि हम सर्च किए तो मालूम नहीं चला कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी इसमें इंक्लूड होता है और कुछ ईस्ट भी होता है, ईस्ट, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब चावल और दाल के आटा को गूंथ करके छोड़ दिया जाता है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ईस्ट आते हैं और इस गूथे हुए आटा यानी कि डो बोलते हैं, तो गूथा हुआ आटा को ना डो बोलते हैं, डो को फर्मेंट कर देते हैं जिससे वो सॉफ्ट होते हैं और साथ ही साथ स्वादिष्ट भी हो जाते हैं। और जब फर्मेंटेशन होता है तो उससे CO2 बनता है। और ये CO2 क्या होता है, CO2 के बनने की वजह से ये जो आटा होता है पफ्ड अप हो जाता है, माने फूल जाता है, इनके आयतन इंक्रीज कर जाता है और इसी आटा से आगे इडली डोसा बनाया जाता है। तो आइए इसको हम एक बार देख लेते हैं कि चावल और दाल के गुथा हुआ आटा जिसको डो बोलते हैं को जब बैक्टीरिया फर्मेंट करता है तो इससे डो यानी कि गुथा हुआ आटा को डो बोलते हैं, डो सॉफ्ट एवं स्वादिष्ट हो जाता है तथा साथ ही साथ CO2 गैस का उत्सर्जन होता है जिससे डो का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। इसी डो से इडली और डोसा बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को मैं ख़त्म करें। आपका डाउट मेरा डाउट है ना। और ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आगे अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके द्वारा जो भी मैंने वीडियो के लिए बताया गया होगा उसको मैं बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।